नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान में बिहार राज्य में पटना से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष इनके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज बयां करते हैं। कहा जाता है 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। आइए नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पे करने वाले हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट और कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसका संरक्षण किया था। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था, कह सकते हैं कि एंट्रेंस के आधार पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देशों चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की। ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रसार के योग को दर्शाता है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं पर भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 में पढ़ाई होती थी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था उस समय इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख से किताबें ज्यादा थी और यहाँ पर पांडुलिपियां भी थी। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये 6 महीने तक भी आग इसमें लगी हुई थी। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि खिलजी और उनके सैनिकों को लगता था कि यहाँ पर शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता को खारिज करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत बीमार हो गया था और इलाज के लिए जब उसको कहीं पर भी इलाज नहीं मिला तो उसे कुछ लोगों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेदाचार्य जी हैं जो आपको वो सही कर सकते हैं। यह सुनकर उन आयुर्वेदाचार्य जी को उसने बुलाया और उसने कहा कि आप तो ब्राह्मण संप्रदाय से हैं, हम आपका कोई भी दवाई सेवन नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए कि मैं ठीक भी हो जाऊं बिना दवाई लाए। तो उन्होंने क्या किया, उस जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने कुरान उनको लेकर दिया और कहा इसको पढ़ते रहना। रोज कुछ पन्ने उनको पढ़ने थे। जब धीरे धीरे वो पढ़ने लगे तो धीरे धीरे उनकी जो तबीयत थी वो ठीक होने लगी। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे आखिर जो है तबीयत ठीक हो गई है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस जो कुरान में थे उसमें उन्होंने क्या लगाया था, उन्होंने जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया था। तो जब वो पढ़ते थे तो उंगलियों से लगा लगा के पढ़ते थे तो ऐसे उनकी जो भस्म होती थी श्वास के जरिए जाती रही वो ठीक हो गई। तब उन्होंने जब सोचा तो उनको लगा ये तो जो है बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है। खिलजी की तबीयत ठीक हो गई इस बात से लेकर तो खुश था, लेकिन उसे एक चीज की जलन हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जिससे वो वहां पर मुझे ठीक कर दिया गया है। इस बात से उसको चिढ़ हो गई और वो चीज आगे ना बढ़े इससे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पे चढ़ाई कर दी और वहां पर रखी जो किताबें थी उनको जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय पर ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको इंटरनेट पे और जगह जगह कई जगह आपको मिल जाएंगी। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे आक्रमणकारियों ने करीब 800 साल पहले जला दिया था। यह कैंपस नेट जीरो कॉन्सेप्ट पर बना है।
नालंदा यूनिवर्सिटी का नया परिसर नेट जीरो सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। पीएम ने कहा, नालंदा का पुनरुत्थान यह नया परिसर दुनिया को भारत की क्षमता से परिचित कराएगा। इसे जीरो एनर्जी बिल्डिंग भी कहा जा सकता है, यानी ऐसी इमारत जो ऊर्जा के शून्य इस्तेमाल पर संचालित होती है। आसान भाषा में ऐसे समझें, ये कैंपस साल में जितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा उतनी ही एनर्जी पैदा भी करेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर नेट जीरो ग्रीन कैंपस के रूप में कार्य करता है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जल उपचार और रिसाइकलिंग सुविधाएं, व्यापक जल निकाय, अन्य पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में नए परिसर का प्रदर्शन किया गया। इसमें एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, इंटरनेशनल सेंटर, एम्पी थिएटर, फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कैंपस आदि शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटी कुछ साल पहले संचालित हो रही है। धीरे धीरे नए कोर्सेज और डिपार्टमेंट शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर दाखिला मिलता है। एमबीए, पीजीडीएम जैसे कई कोर्सेज में कैट, मैट, जेट जैसी परीक्षाओं के स्कोर से एडमिशन मिलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास मीडिया, जर्नलिज्म, साइंस कोर्सेज, पीएचडी समेत कई कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। आप इसकी पूरी लिस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट nalandaunivडॉट पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।